हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, और उसमें अभी हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 से संबंधित जो भी थ्योरी क्लासेस हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसको आपको कई वीडियोज़ में हमने उपलब्ध कराया है। जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं आप उनको देख करके थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया है। कई बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बारी आती है। जो अति लघु उत्तरी प्रश्न जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोगों ने पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने 10 अति लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ा है। उसके बाद आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11 से, ठीक है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। आज बहुत सारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करना है, समझना है उनको, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, थ्योरी के क्लास में हमने बताया था, लेकिन चलिए आपको इसमें फिर से बता दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसका उपयोग भी होता है न्यूमेरिकल्स लगाने में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है समझिएगा। अगर जो हम दो प्लेट ले लें जिनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट रखें, कितना रखें 1 वोल्ट, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ें और ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा। जैसे मान लीजिए ये माइनस की प्लेट है, ये प्लस की प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा और ये ऊर्जा को प्राप्त करेगा। तो इसके अंदर जो ऊर्जा आएगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो सकती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, मान लीजिए हो सकती क्या होगी ही। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर को मूव करेगा। तो इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो उसी एनर्जी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। और इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए इसकी परिभाषा लिखे दे रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वह मात्रा है, ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये परिभाषा आप आराम से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे लिखते हैं 1 eV। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल है, समझ लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये इसका हो गया संख्यात्मक मान, इसको भी याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ये क्या लिखा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। देखिए इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर E × A होता है, ठीक है। E वेक्टर डॉट A वेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं EA cos थीटा या cos फाई, कुछ भी लिख दीजिए, EA cos थीटा, ठीक है। तो फाई E या वैद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। अब इसका मात्रक हमें निकालना है तो इन्हीं से हम मात्रक निकालेंगे। देखिए फाई E का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई E का जो मात्रक होगा ये E × A × cos थीटा, इनके मात्रक लिख दीजिए। E मतलब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आप लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा चूँकि V बराबर E × D होता है। तो यहाँ से E बराबर V/D, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर बटे में चला जाएगा, गुणे एरिया एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और गुणे cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता तो उसको छोड़ दीजिए, 1 लिख करके उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर और ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो इसका सिंपल सा मात्रक बना वोल्ट मीटर। अन्य मात्रक भी आप न्यूटन के पदों में निकाल सकते हैं, कई तरीके से आप मात्रक लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंपल सा मात्रक वोल्ट × मीटर या वोल्ट मीटर ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर जो इसकी विमा लिखनी चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए चूँकि फाई ई बराबर होता है ई गुणे ए,
ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब F/Q0 और ये एरिया, इसकी विमा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाई ई की विमा ऐसे लिख दें, फाई ई की विमा। ठीक है, ई गुणे ए की विमा। अब देखिए यहाँ पर F का मतलब बल की विमा होती है mLT-2 और Q0 आवेश का मतलब होता है धारा गुणे समय A गुणे T, ऐसे लिख सकते हैं। ये एरिया A है मतलब क्षेत्रफल है, तो इसकी विमा L2 ऐसे हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसकी विमा क्या बनी, देखिए यहाँ पे ये बन जाएगी m बनेगी L की पावर 3 हो जाएगी, T की पावर -3 हो जाएगी, A की पावर -1 हो जाएगी। तो ये इसकी विमा हो गई, ये इसका मात्रक हो गया। दोनों आंसर आपके कंप्लीट। अगला प्रश्न 13 देखते हैं। ये कह रहा है क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो इसका हल देखते हैं हम लोग। क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 हो सकता है जबकि वहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 ना हो। तो ऐसा हम लोगों ने देखा वैद्युत द्विध्रुव में देखते हैं कि अगर जो एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर अभी एक प्रश्न ये अतिलघु उत्तरी देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये इस डायरेक्शन में होता है, इधर की तरफ ऐसे वैद्युत क्षेत्र होता है। और इसके अलावा अगर जो इन बिंदुओं को मिला दें तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, इस जगह पर भी वैद्युत क्षेत्र इस तरफ को होगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं निरक्षीय रेखा। तो मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो निरक्षीय रेखा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, इस दिशा में होता है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कि निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव 0 होता है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर वैद्युत विभव 0 होता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। ठीक है, इसको थ्योरी के क्लासेस में हमने बताया है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यस, मतलब हाँ हो सकता है। कहाँ हो सकता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर ऐसा हो सकता है, निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए विशिष्ट आवेश क्या होता है, कोई आवेशित कण अगर जो होता है तो उसका आवेश और जो द्रव्यमान उसका होता है उसका अनुपात उस कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। क्या लिखेंगे, किसी आवेशित कण के आवेश, इसको क्यों समझ सकते हैं, आवेश तथा द्रव्यमान स्मॉल m का अनुपात कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है, कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं विशिष्ट आवेश का एक फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटे द्रव्यमान। ठीक है, आवेश बटे द्रव्यमान उस कण के लिए। ठीक, तो ये विशिष्ट आवेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर E/m। अक्सर यही आपको किताबों में मिलता है, बस यही आप लिख सकते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, ज़्यादा नहीं बताने की जरूरत है। इसमें कह रहा है एक गाउसी पृष्ठ के अंदर 3q - 2q q तथा +q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको न्यूमेरिकल की तरह से दिया गया लेकिन बहुत छोटा है। चलिए हमने लिख के हमने सोचा लो बता दें, तो चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एक गाउसी पृष्ठ के अंदर 3q - 2q q तथा +2q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से
नेट विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई या फाई ई ये बराबर किसके होगा, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। यहाँ पर Q जो आवेश है ये कितना है, इसको नेट आवेश कहते हैं। क्या कहेंगे, नेट आवेश। नेट आवेश का मतलब सब जोड़ करके प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए जब आप जोड़ेंगे तब उसको कहेंगे नेट आवेश। देखिए ये प्लस का 3Q है, माइनस का 2Q है, प्लस का Q है, प्लस का 2Q है। ये सभी जोड़ लीजिए तो ये Q की जगह पर आएगा नेट आवेश मल्टीप्लाई 1/ε0। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3Q प्लस का 1 4Q हो गया, 4 और 2 6Q, 6Q में से 2Q घट गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस का 4Q तो 4Q ये ε0 इतना आएगा। ये विद्युत फ्लक्स होगा, यही हमारा आंसर हो गया। जो अगला प्रश्न नंबर 16 है वो कह रहा है किसी r मीटर त्रिज्या के गोले को Q कूलाम आवेश दिया जाता है। जैसे कोई गोला होगा और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, इसको हमने कुछ आवेश दिया प्लस का Q या माइनस का Q, कुछ भी आवेश दिया, तो ये कह रहा है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा कोई भी गोला हो, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, लेकिन चालक पदार्थ का होना चाहिए। अगर जो हमने इसको कुछ आवेश दे दिया है तो ये आवेश इसकी सतह पर रहता है, इसके भीतर आवेश नहीं जाता। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान बराबर 0, आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी आवेशित कण के भार को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो मान लिया कि 2 प्लेटों के बीच में बना हुआ है। एक प्लेट है प्लस की और दूसरी माइनस आवेशित प्लेट है। इनके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है जिसकी डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर जो इसके बीच में कोई कण रखा जाए, इसके बीच में कोई कण छोड़ा जाए, वो m द्रव्यमान का है, तो ये अपने भार के कारण नीचे की तरफ गिरेगा। उसका भार होता है mg। ठीक है। लेकिन अगर जो इस कण को हम आवेशित कर दें और इस तरह से आवेशित करें कि इसके ऊपर एक वैद्युत बल लगे और उसकी डायरेक्शन ऊपर की हो, ऊपर की ओर हो, तो ये इसके भार को संतुलित कर लेगा। तो ये जो ऊपर की तरफ वैद्युत फोर्स लगना चाहिए उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है F बराबर QE। क्या होता है, QE। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसको प्लस आवेश देना है कि माइनस आवेश देना है। देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो प्लस का है, ये प्लेट प्लस की है, तो इसके आवेश को हमें माइनस रखना होगा। अगर जो माइनस चार्ज इसको देंगे तो प्लस की तरफ आकर्षित होगा और ऊपर की तरफ ये भागने की कोशिश करेगा। ठीक है। जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अर्थात विद्युत बल इसके ऊपर QE लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ लगने वाला बल इस भार mg के बराबर हो जाए। अगर जो इस भार mg के बराबर हो जाएगा तो ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है कि किसी आवेशित कण के भार को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि एक आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार रखेंगे कि उसके ऊपर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की जो उसका भार है उसके विपरीत दिशा में विद्युत बल लगे। इस प्रकार से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो क्या हो सकती है, हम लिखेंगे कण का भार बराबर वैद्युत बल, ये इसकी कंडीशन बनेगी। तो कण का भार कितना है mg और वैद्युत बल क्या है QE। तो इस कंडीशन में हम इसका संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बस इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, क्या वैद्युत द्विध्रुव पर कोई नेट बल आरोपित है, यदि वैद्युत क्षेत्र असमान हो तब। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने कहा मान लो कि किसी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो कि कैपिटल E तीव्रता का है और उसमें एक वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। हमने कहा जैसे मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव एक रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव है उसका जो है उसका आवेश मान लिया प्लस का Q इधर है, माइनस का Q इधर है। ठीक है।
आप सभी को पता है कि अगर जो कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर क्यू ई। तो एक क्यू ई बल इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा। क्योंकि ये प्लस का आवेश है इसलिए इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होगी। और ये जो माइनस का आवेश है इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा इधर की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, इसका मतलब जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल इधर लगेगा, अर्थात दोनों बल एक जैसे होंगे। तो प्रश्न यह कह रहा है कि क्या कोई नेट बल आरोपित होगा। तो जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर हुआ 0। तो हम लिखेंगे इसके हल में क्या लिखेंगे या उत्तर में हम लिख सकते हैं कोई नेट बल आरोपित नहीं होगा। हम लिख देंगे नहीं आरोपित होगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र असमान हो। असमान होने का मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कुछ और है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कुछ और है। तो अगर जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E1 है और यहाँ पे E2 है, तो QE1 इधर बल लगेगा, QE2 इधर लगेगा और दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं होंगी। अगर जो दोनों के मान एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब बल अलग अलग हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र असमान हो तब नेट बल 0 होगा कि नहीं। तब हम लिख सकते हैं तब नेट बल 0 नहीं होगा, अर्थात कुछ ना कुछ नेट बल होगा। तो हम उसका आंसर लिख देंगे हाँ, नेट बल आरोपित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि इसका आघूर्ण P वेक्टर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में संरेखित है। देखिए इसमें हमने बनाया कि एक किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E वेक्टर है, ठीक है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ऐसे हमने बना दिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P वेक्टर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो E इधर की तरफ हमने बनाया है, तो P वेक्टर भी इधर ही है, इसी डायरेक्शन में है P वेक्टर। ठीक है, अच्छा, जो P वेक्टर की दिशा होती है आपको पता होगा कि ये माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो माइनस का Q इधर होगा और प्लस का Q इधर होगा। ठीक है, ऐसा हमको अंदाज़ा लगा। अब प्रश्न में ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का संतुलन स्थायी है कि अस्थायी। देखिए संतुलन स्थायी और अस्थायी पता करने के लिए हमको बल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि बल किधर लग रहा है। देखिए जो प्लस का Q आवेश है इसके ऊपर जो विद्युत बल लगेगा वो QE लगेगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्योंकि धन आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इसलिए QE फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, और इतना ही फोर्स QE ये माइनस Q पर लगेगा लेकिन उसकी दिशा इधर होगी, ऐसे QE। अब प्रश्न आपका ये है कि यह संतुलन स्थायी है कि अस्थायी है, ये हमको बताना है। तो स्थायी अस्थायी संतुलन क्या होते हैं जरा अच्छे से समझिए। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अगर तो एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर की लग रहा है, तो अगर जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया तो भी ये वापस ऐसे अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। अगर जो हम इसको ज़रा सा टेढ़ा कर दें तो ये फिर से वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। तो ये संतुलन होगा स्थायी। कैसा होगा, स्थायी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका संतुलन स्थायी होगा। अच्छा, उसके बाद प्रश्न को बदल दिया, क्या कहा, सेकंड कंडीशन में यदि P वेक्टर E वेक्टर परस्पर विपरीत दिशाओं में हो तब क्या होगा। विपरीत दिशा में होने का मतलब क्या है, देखिए ये विद्युत क्षेत्र हमने बनाया और ये ऐसे बना दिया हमने वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो P वेक्टर इधर की तरफ है, P वेक्टर इस डायरेक्शन में है और E वेक्टर तो इधर बना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का चार्ज इधर है और प्लस का चार्ज इधर है। ठीक है, तो माइनस Q जो आवेश होता है उसके ऊपर जो वैद्युत बल लगता है वो किधर लगता है, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, इधर की तरफ QE। और जो प्लस Q पर चार्ज लगता है, प्लस Q चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, QE इधर की तरफ लगेगा।
ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यह संतुलन स्थायी होगा कि अस्थायी। जैसे मान लेते हैं यह वैद्युत द्विध्रुव हुआ, इसको हमने इधर की तरफ दबाया, इधर की तरफ दबाया एक बल से। अगर जो जरा सा भी ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका संतुलन अस्थायी है। ये बड़ी जल्दी संतुलन इसका बिगड़ सकता है, तो हम लिखेंगे अस्थायी। बस यही आपको बताना था कि स्थायी होगा कि अस्थायी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। ठीक है, इससे आप आवेशों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो दो आवेश हैं, एक मान लिया Q है, दूसरा भी Q है। अब ये प्लस का मान लिया, ये माइनस का मान लिया। ये जो लाइन है इस पर हम विचार करें अगर जो, तो प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की तरफ होगा, और जो माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो भी इधर ही की तरफ होगी। तो बीच में कहीं पर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, ये यहाँ पे दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इस दिशा में हो गया, पहले के कारण भी और दूसरे के कारण भी। तो E1 E2 दोनों इस दिशा में हो गए। अब देखिए दूसरे कंडीशन पे विचार करते हैं। हमने कहा कि ये प्लस का Q आवेश है और ये भी प्लस का Q आवेश है, दोनों ही प्लस के आवेश हैं अगर जो, तो इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की तरफ होगा, और जो ये जो प्लस का Q है इसके कारण जो होगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा एक के कारण इधर और दूसरे के कारण इधर, तो यहाँ पर ये 0 होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। अब देखिए माइनस वाले आवेशों पर विचार करते हैं। अगर जो दो माइनस के हैं, माइनस का Q यहाँ पे है और माइनस का Q यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर विचार करें तो माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मान लिया E1 है, और ये वाला जो माइनस Q है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में। तो यहाँ पर 0 होने की संभावना है। अगर जो E1 E2 बराबर हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। तो हमने देखा इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संभावना नहीं है कि बीच में कहीं पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था कि रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अगर 0 है तो आवेशों के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसका मतलब दोनों आवेश एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों प्लस हों या तो दोनों माइनस हों, अर्थात दोनों आवेश जो होने चाहिए वो सजातीय होनी चाहिए। सजातीय का मतलब आवेश एक जैसे होने चाहिए। तो हम आंसर में यही लिख सकते हैं, आवेश एक समान, अर्थात एक समान होना जरूरी नहीं है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे आवेश सजातीय हैं। अगर जो आवेश सजातीय हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा है। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल किया था। तो इस प्रकार से 20 अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। अभी कुछ और अति लघुत्तरीय प्रश्न बाकी हैं, उसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर जो समझ में आए तो आप इन प्रश्नों को कॉपी पर नोट कर लीजिए और उनको याद करिए, और जो कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड की तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।